क्वेश्चन है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 13:5 है। यदि दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो बर्तन हैं और दोनों बर्तनों में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ पर जो पहला बर्तन है ना, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 7:8 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट बर्तन है और ये सेकंड बर्तन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दूसरा बर्तन है, दूसरा पात्र है, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पात्र में जो मिश्रण है और जो सेकंड पात्र में मिश्रण है उनको मिलाना है हमें, और तीसरे पात्र में मिश्रण को डालना है। यहाँ पर हमें मिश्रण मिलाना है कौन सा, फर्स्ट पात्र में जो मिश्रण है और सेकंड पात्र में जो मिश्रण है उस मिश्रण को मिलाना है। और किस अनुपात में मिलाना है, 1:1 में मिलाना है। और हमें ये बताना है जो यहाँ पर तीसरा बर्तन है, इसमें जब हम मिश्रण डालेंगे, कौन सा मिश्रण, फर्स्ट बर्तन से और सेकंड बर्तन से जो मिश्रण आएगा तो उसमें भी मिल्क और वाटर तो होगा ही। तो मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर ये प्रश्न में पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो तीसरे बर्तन में हम दोनों पात्रों में से मिश्रण को मिला रहे हैं उसका अनुपात क्या है, 1:1 है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो फर्स्ट बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का क्या अनुपात है। पहले पात्र में जो अनुपात है वो है 7:8, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल मिश्रण कितना होगा पहले पात्र में। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो मिश्रण है उसमें 7 यूनिट तो क्या है, मिल्क है, और पानी कितना है, 8 यूनिट है। तो 7 और 8 यहाँ पर मिलकर कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पहला बर्तन है उसमें जो मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी है, 15 यूनिट है, जिसमें से 7 यूनिट मिल्क है और 8 यूनिट वाटर है। तो यहाँ पर अब हम दूसरे बर्तन में जो मिश्रण दिया हुआ है उसका अनुपात क्या है, 13:5 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये दूध और पानी का ही अनुपात है। यहाँ पर 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18 के बराबर। तो यहाँ पर 18 यूनिट क्या होगा, मिश्रण होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला पात्र है उसमें मिश्रण कितना है, 15 यूनिट है, और जो सेकंड पात्र है उसमें मिश्रण कितना है, 18 यूनिट है। अब क्या करना है, हमें दोनों बर्तन में जो मिश्रण है ना उसमें से हमें मिश्रण लेना है और किस अनुपात में मिलाना है, 1:1 में मिलाना है। 1:1 यानी कि समान मात्रा में मिलाना है, यानी कि पहले मिश्रण में से भी हमें वही मात्रा लेनी है जो दूसरे मिश्रण में से हम लेंगे। दोनों दोनों मिश्रण में से जो हम मात्रा लेंगे वो समान मात्रा लेंगे और तीसरे बर्तन में हम उनको मिला देंगे। और वही पूछा गया है कि जो तीसरा बर्तन में हम नया मिश्रण बना रहे हैं, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन से मिश्रण को लेकर, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि दोनों बर्तन में से जो हमें मिश्रण लेना है वो बराबर मात्रा में लेना है, लेकिन जो हमने यहाँ पर अनुपात में देखा है ये मात्रा बराबर नहीं है। पहले पात्र में जो मिश्रण है उसकी मात्रा 15 यूनिट है और दूसरे पात्र में जो मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी है, 18 यूनिट। लेकिन ये बराबर होना चाहिए, तो कैसे बराबर किया जा सकता है, यहाँ पर 15 यूनिट है और यहाँ पर है 18 यूनिट। 15 और 18 का लैसे लिया जाएगा तो लैसे कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा बना सकते हैं कि जो पहला पात्र है उसमें मिश्रण कितना, 90 यूनिट, और दूसरे पात्र में भी मिश्रण कितना, 90 यूनिट। ये 90 कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 15 और 18 है, इन्हीं दोनों संख्याओं का जब लैसे लिया जाएगा तो 90 ही आएगा। तो अब हम 90 यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 में 6 का गुणा करना होगा और 18 में 5 का गुणा करना होगा। लेकिन 15 में हमने 6 का गुणा किया है तो ये 15 आया कहाँ से, ये 7:8 से ही तो आया है ना, इस अनुपात से ही तो हमने 15 लिखा है। तो यहाँ पर हम जब 6 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 6 का गुणा करना होगा अनुपात में। उसी प्रकार यहाँ पर 13:5 में हमें किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला बर्तन है और जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो पहले बर्तन में अनुपात था दूध और पानी का वो कितना था, 7:8 था। तो इस अनुपात में हम 6 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 6 का गुणा 7 से होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर मिल्क का अनुपात 42, फिर अनुपात, फिर यहाँ पर 6 का गुणा 8 से भी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 48। अब दूसरे बर्तन में आप देखिए 5 से गुणा करना है यहाँ पर अनुपात में, तो 5 का गुणा 13 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 65, और यहाँ पर 5 का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 25। तो अब आप यहाँ पर देखिए टोटल जो मिश्रण है वो 15 गुणा 6 होगा तो यहाँ
पर 90 आ जाएगा और 18 गुणा 5 करने पर 90 आ जाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि 42 प्लस 48 90 यूनिट होगा, 65 प्लस 25 कितना होगा, 90 यूनिट होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो पहला बर्तन है उसमें जो कुल मिश्रण है, यहाँ पर मिश्रण जो पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो मिश्रण बनाया गया है उस मिश्रण की मात्रा 90 यूनिट है, और दूसरा जो पात्र है उसमें भी मिल्क और वाटर का जो मिश्रण बना हुआ है उसकी मात्रा भी कितनी है, 90 यूनिट है। तो लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों बर्तनों में जो मिश्रण दिया हुआ है उस मिश्रण को हम मिला रहे हैं। जब मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि दोनों यहाँ पर जो बर्तन है उसमें मिश्रण की मात्रा तो हमने बराबर ले ही ली है और 1:1 यानी बराबर मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि मिल्क की मात्रा कितनी होगी जब हम मिलाएंगे, तो 42 प्लस 65 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि 107 आएगा। फिर अनुपात, और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर वाटर कितना होगा, 48 है और ये 25 है, 48 में 25 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 73। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो नया मिश्रण बनेगा तीसरे बर्तन में हम जब नए मिश्रण को डालेंगे तो यहाँ वहाँ पर मिल्क कितना होगा, 107 यूनिट होगा और वाटर कितना होगा, 73 यूनिट होगा, और 107 प्लस 73 कितना हो जाएगा, 180 यूनिट हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों जो बर्तन है उसमें मिश्रण कितना कितना है, 90 यूनिट है, तो 90 प्लस 90 भी कितना होता है, 180 यूनिट होता है। और इसी 180 यूनिट में 107 यूनिट क्या होगा, मिल्क होगा, और 73 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि दूध और पानी का अनुपात कितना आया है, 107:73 आया है, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन समान धनराशि है और उस पर समान दर पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1725 रुपये अधिक है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देखिए दर कितना दिया हुआ है, 12.5% दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्याज का प्रकार है वो कैसा है, साधारण ब्याज है, और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर मान सकते हैं कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है। अगर मूलधन 100 रुपये है तो यहाँ पर हम 1 वर्ष का ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ये दर यहाँ पर दी हुई है ये वार्षिक दर है। अगर वार्षिक दर है तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकाला जा सकता है, जब मूलधन हमने 100 मान लिया है। तो अगर मूलधन 100 है ना, और दर यहाँ पर 12.5% है और वार्षिक है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12.5 रुपये, या फिर यूनिट में भी मान सकते हो। मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट है तो ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 12.5 यूनिट। लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है, आप 2 कंडीशन से समझिए। पहली कंडीशन में तो हमें क्या करना है कि धनराशि तो समान है, यानी कि मूलधन तो हमें 100 रुपये ही लेना है। हम अगर मान रहे हैं तो हम 100 रुपये ही मानेंगे। तो यहाँ पर धनराशि समान है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दर जो है वो कितनी है, 12.5% है, और पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, और दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है कि धनराशि हमें समान लेनी है, दर हमें समान लेनी है, मतलब 12.5% ही दर लेनी है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। फिर हम तुलना करेंगे और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि 5 वर्ष में जो प्राप्त मिश्रधन है ना, वो समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1725 रुपये अधिक है। तो पहले तो हमें निकालना होगा कि 5 वर्ष में जो प्राप्त मिश्रधन है वो क्या होगा, और 10 वर्ष में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा, फिर हम तुलना करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि अब हमें क्या निकालना होगा, पहली कंडीशन के अनुसार 5 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा। अब आपको ये पता है कि जब 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है, 12.5 यूनिट आया है, तो अब ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में हर वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो समान होता है। तो अगर 5 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे तो हमें सीधा यहाँ पर 5 का गुणा ही करना है। तो 12.5 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये आपको पता है कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 62.5 आएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये पता लग गया है कि जो 5 वर्ष का ब्याज है ना, वो कितना है, 62.5 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 62.5। अगर अब हमें 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन आ जाएगा।
और यहाँ पर जो ये 62.5 लिखा है ना, ये 5 वर्ष का यहाँ पर ब्याज दिया है, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 162.5 यूनिट। इस तरह से आपको यहाँ पर पहली कंडीशन को हल करना था। दूसरी कंडीशन में हमें क्या निकालना है कि धनराशि हमें समान लेनी है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन हमने निकाल लिया है। दूसरे कंडीशन के अनुसार हमें मूलधन समान लेना है यानी कि 100 यूनिट ही लेना है। दर हमें वही लेनी है जो हमने यहाँ पर ली है 12.5%। लेकिन अब हमें क्या करना है, 10 वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना है। हमें पता है कि यहाँ पर 12.5% अगर दर दी हुई है वार्षिक, तो एक वर्ष का ब्याज तो कितना होगा, 12.5 यूनिट होगा। 10 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 10 का ही गुणा कर देंगे क्योंकि ब्याज तो समान ही आएगा हर वर्ष के लिए। तो 12.5 में जब 10 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 125 यूनिट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये हल करना था। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर जो 10 वर्ष में साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तो कितना है, 125 यूनिट है। इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और आपने ये भी देखा कि 5 वर्ष में प्राप्त जो मिश्रधन है वो कितना है, 162.5। तो अगर हम यहाँ पर तुलना करके देखें कि यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिश्रधन यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर जो ब्याज है वो मिश्रधन से कम है। यहाँ पर 5 वर्ष में जो प्राप्त मिश्रधन है वो कितना है, 162.5 है और 10 वर्ष का यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 125 है। तो यहाँ पर अंतर तो हमें दिखाई दे ही रहा है। और कितने का अंतर है ये भी आपको पता लग रहा है कि अगर 162.5 में से अगर आप 125 को घटाओगे ना, तो यहाँ पर आएगा 37.5 यूनिट में हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे। तो आपको ये पता लग गया कि जब हम यहाँ पर 100 यूनिट मानकर प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन और 10 वर्ष की साधारण ब्याज में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 37.5 यूनिट आया है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू है इसकी, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष में जो प्राप्त मिश्रधन है ना, वो समान धनराशि और समान दर पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1725 रुपये अधिक है। यहाँ पर हमने यूनिट में देखा कि 37.5 यूनिट अधिक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये किसके बराबर है, 1725 के बराबर है। तो यहाँ पर 37.5 यूनिट किसके बराबर होगा, 1725 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से अब हमें निकालना होगा कि एक यूनिट किसके बराबर होगा। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1725 में हमें भाग देना होगा किससे, 37.5 से। तो यहाँ से अब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें तो क्या ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार आप देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है कि धनराशि क्या होगी, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 100 यूनिट। जब हमें पता है कि एक यूनिट किसके बराबर है, 1725 बटा 37.5 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट के लिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर हल करते हैं। आपको पता है कि 1725 में अगर हम 37.5 से भाग देंगे तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। तो 100 का हम गुणा कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम 25 के पहाड़े से काट सकते हैं इन दोनों संख्याओं को। 100 कटेगा यहाँ पर 4 बार और ये कितनी बार कटेगा, आप ध्यान दीजिए कि 25 एकम 25 है और यहाँ पर आ जाएगा ये 15। अब हम और भी काट सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या 1725 यहाँ पर 15 के पहाड़े से कट रहा है। एक बार काट के देख लेते हैं। 15 एकम 15 यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर यहाँ पर आएगा 15 एकम 15 और यहाँ पर आ जाएगा 15 पंच 75। तो यहाँ पर आ गया ये 115 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4 भी है और ये कितना है, 10। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए कि 115 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 460 आएगा और 460 का गुणा अगर 10 से किया जाता है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4600 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा या फिर धनराशि कितनी होगी, तो यहाँ पर आंसर आया है 4600 रुपये और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए कार की गति को कितना बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है, आप ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन में ये कहा गया है कि जब चाल यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होती है ना, तो उस स्थिति में तो उस दूरी को तय करने में, दूरी तो यहाँ पर समान है, दोनों
स्थिति के लिए दूरी यहाँ पर समान है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि चाल और समय यहाँ पर अलग अलग है। जब हम यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ले रहे हैं तो उस स्थिति में कार को दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लगता है। तो पहली कंडीशन के अनुसार अगर हम समय लिखें तो पहली कंडीशन में समय कितना लग रहा है, 9 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि अगर यही दूरी हम 8 मिनट में तय करें तो उस स्थिति में हमें कार की गति को कितना बढ़ाना होगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 9 मिनट से 8 मिनट यानी कि समय अगर हम चाहते हैं कि कम लगे तो उस स्थिति में हमें चाल तो बढ़ाना ही होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी हम उस स्थान पर थोड़ा सा जल्दी पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आया है कि अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में यहाँ पर समय दिया हुआ है 9 मिनट का, लेकिन दूसरी कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि समय कितना लगना चाहिए, 8 मिनट का समय लगना चाहिए। तो दोनों कंडीशन से हम यहाँ पर समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात आएगा 9:8। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगर हमें ये पता है ना कि समय का अनुपात 9:8 है तो यहाँ पर हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दोनों कंडीशन है ना, जिसमें हमने लिखा 9 मिनट का समय लग रहा है और दूसरी कंडीशन में लिखा है 8 मिनट का समय लग रहा है, तो दूरी तो यहाँ पर समान ही तय की जा रही है। तो यहाँ पर अब ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर समय का अनुपात 9:8 है तो इसी अनुपात का हम उल्टा करेंगे ना तो चाल का अनुपात आ जाएगा। तो जैसे 9:8 यहाँ पर समय का अनुपात है तो 8:9 क्या आ जाएगा, चाल का अनुपात आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। तो अब आप ये देखिए कि अगर हमें समय चाहिए कि कम लगे, जैसे आप देखिए समय यहाँ पर 9 से 8 लग रहा है यानी कि 8 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पर चाल को भी तो देखिए, चाल यहाँ पर 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गई है, चाल को तो बढ़ना ही होगा। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर 9 मिनट का समय लग रहा था तो उस स्थिति में चाल कितनी थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पर जो ये 8 यूनिट है ये क्या है, चाल है, लेकिन उस स्थिति में समय कितना है, 9 यूनिट है यानी कि 9 मिनट है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर पहली कंडीशन की चाल तो दी हुई है, जिस स्थिति में 9 मिनट का समय लग रहा है उस स्थिति में यहाँ पर प्रश्न में चाल दी हुई है कि कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर इसी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि 8 यूनिट यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन की चाल है। तो 8 यूनिट किसके बराबर है, ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 72 में हमें 8 से भाग देना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो चाल में वृद्धि हुई है वो 8 से 9 हुई है, यानी कि जो आपको यूनिट में वृद्धि दिखाई दे रही है, अनुपात में जो वृद्धि दिखाई दे रही है वो 1 यूनिट की है। और यहाँ पर जो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है वो किसके बराबर है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था प्रश्न में कि 8 मिनट में हमें समान दूरी ही तय करनी है तो कार की गति को कितना बढ़ाना चाहिए। यूनिट में आपने देखा कि 1 यूनिट बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें आंसर जो देना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में देना है। तो आप ये देखिए ना कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आई है। तो चाल को कितना बढ़ाना होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि ए का 91% बी का 39% है और बी जो है वो ए का x% है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ए और बी के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है कि ए का जो 91% है वो क्या है, यानी कि वो किसके बराबर है, वो है बी का 39% के बराबर। तो यहाँ से हम ए बटा बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा, और यहाँ पर 91% है तो 91 लिखना होगा, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे, बी लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे 39 और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर यहाँ पर आ जाएगा 100। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर 91 और 39 13 के पहाड़े से काटे जा सकते हैं। 13 या 39 होता है और 13 7 91 होता है। तो यहाँ से अगर हम a बट्टा b निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 तो है ही, लेकिन जो ये 7 है ये बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पर a बट्टा b किसके बराबर आएगा, 3/7 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a बट्टा b किसके बराबर आया है, 3/7 के बराबर आया है। ध्यान दीजिए कि अगर a यहाँ पर 3 यूनिट है तो b कितना है, 7 यूनिट है। प्रश्न में पूछा गया है कि जो b है ना वो a का x% है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि b जो है वो a का x% है। तो यहाँ पर b कितना है, 7 है, लेकिन यहाँ पर
ए का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो बट्टे में क्या आएगा, जो यहाँ पर ए की वैल्यू है वही आएगी, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए यहाँ पर हमसे पूछा गया ना कि ए का x प्रतिशत, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700/3%। लेकिन आंसर हमें बताना है कि x का मान कितना होगा, तो x तो यहाँ पर कितना होगा, 700/3 होगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु की मूल लागत क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु की मूल लागत क्या है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ना वो एक वस्तु को 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अगर यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर अगर 12% का लाभ होना चाहिए तो उस वस्तु को फिर कितने रुपये में बेचा गया होगा, 112 रुपये में बेचा गया होगा, तभी लाभ हो सकता है यहाँ पर 12% का। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यहाँ पर हमने तो ये माना है कि 100 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा है, लेकिन अब प्रश्न में आगे कहा जा रहा है कि 12% कम में खरीदा होता। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर हमने 100 रुपये माना है और अब हमें 12% कम करना है, यानी कि अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो हमें 12 रुपये ही कम करना होगा। यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होता, 88 रुपये में खरीदा होता। तो अगर 88 रुपये में खरीदा होता और फिर इसे 9 रुपये कम में बेचा गया होता तो 27% का लाभ होता। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि पहली कंडीशन में तो 12% का लाभ हो रहा था जब यहाँ पर 100 रुपये की हमने वस्तु मानी थी, लेकिन अब कहा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 27% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम नया विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 88 रुपये हो गया है, 88 यूनिट हो गया है, और लाभ भी कितना हो गया है, 27% हो गया है। तो अब हमें नया विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो हम सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि 88 का 27% किसके बराबर होता है। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं। अगर हमें 88 का 27% निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे, 88 गुणा 27/100। तो अब हमें क्या करना होगा, 88 का गुणा हमें करना होगा किससे, 27 से। तो ये हम जल्दी से कर लेते हैं। आपको पता है कि 27 का गुणा अगर 8 से किया जाए तो कितना आता है, ये आपको पता होना चाहिए, 216 आता है। फिर अगर हम 27 का गुणा 8 से करेंगे तो 216 ही आएगा, और 216 में अगर 21 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 237। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 237। तो अब हम यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे बटे में 100 भी तो है। अभी तो हमने 88 गुणा 27 किया है तो कितना आया है, ये 2376 आया है, और बट्टे में 100 भी है तो यहाँ पर आ जाएगा 23.76। तो यहाँ पर जब हम 88 का 27% निकालेंगे ना तो कितना आ रहा है, ये 23.76 आ रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, और यहाँ पर फिर कितने का लाभ होगा, 27% का, तो 23.76 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में ये लाभ को जोड़ना होगा। तो 88 में अगर हम यहाँ पर 23.76 को जोड़े तो यहाँ पर हमें पता लगे कि विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर पॉइंट, 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा, और 8 और 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 111.76। तो यहाँ पर जो यहाँ पर नया विक्रय मूल्य आया है, यूनिट में वैल्यू जो आई है वो आई है 111.76 यूनिट। इस तरह से आपको यहाँ पर नया विक्रय मूल्य निकालना था। आप यहाँ पर समझिए, फिर से समझिए कि पहली कंडीशन में हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना या फिर 100 यूनिट माना, 12% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया, 112 यूनिट आया। दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया था कि हमें क्रय मूल्य को ही 12% कम करना था, तो हमने क्या किया, 88 यूनिट कर दी, यानी कि 100 में से 12% कम किया, 12 रुपये कम किया तो 88 यूनिट आ गया। लेकिन फिर उस कंडीशन में कितना लाभ हो रहा था, 27% का लाभ हो रहा था। तो हमने देखा कि 27% का लाभ, तो लाभ हो कितने रुपए का रहा है, तो 88 का 27% निकाला जो कि किसके बराबर आया, 23.76 रुपये के बराबर आया या फिर यूनिट के बराबर आया। फिर हमने विक्रय मूल्य निकालना था तो 88 में ही हम
हमने इस लाभ को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, विक्रय मूल्य 111.76 यूनिट आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि विक्रय मूल्य में अंतर कितना है। 112 में से अगर आप 111.76 को घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 0.24 यूनिट। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, 0.24 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो ये अंतर है वो कितने का है, 9 रुपये का है। आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 12% कम में खरीदा होता और उसे 9 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि पहले बेचा जा रहा था कितने में, 112 यूनिट में, लेकिन अब बेचा जा रहा है 111.76 यूनिट में। यूनिट के अनुसार तो 0.24 यूनिट कम में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू दे रखी है 9 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 9 में हमें भाग देना होगा 0.24 से। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, 9/0.24। लेकिन हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु की मूल लागत क्या है। मूल लागत यानी कि हमें पहले वाला जो क्रय मूल्य है यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, 9/0.24 और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 से करना है। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 9/0.24 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। अब आप देखिए यहाँ पर ये 9 है, ये 24 है, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब हम 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ जाएगा ये 25। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 50। अब हम गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 का गुणा अगर 50 से किया जाएगा, 25 गुणा 50 गुणा 3 करना है हमें। तो अगर आप 50 का गुणा 3 से करोगे तो 150 आ जाएगा और फिर 25 का गुणा भी करना होगा हमें 150 से। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 3750 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु की मूल लागत क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि जो 100 यूनिट हमने शुरुआत में माना था ना उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो वो कितनी आई है, 3750 रुपये के बराबर आई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।